नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। बीजेपी और एसपी मिशन 2024 के लिए लगभग 22 महीने पहले ही जुट गई है। अखिलेश जहां 9 अगस्त से अपने एसी केबिन को छोड़ पदयात्रा से एसपी का 2024 का एजेंडा आगे बढ़ाएंगे, वहीं बीजेपी तमाम राज्यों में अपने इक्के को दुरुस्त करने में जुट गई है। चित्रकूट में महामंथन तो जारी ही था, आज पटना में भी संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज शामिल हुए। बीजेपी के इस मिशन को देखकर विरोधियों में घबराहट लाजमी है। सूट-पटांग बयान भी सामने आ रहे हैं। खैर, समाजवादी पार्टी अपने पदयात्रा से खोए जनाधार को पाने की जद्दोजहद में जुट गई है, तो बीजेपी 14-19 की जीत को 24 में दोहराकर हैट्रिक की तैयारी कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है, दावेदारी मजबूत करने की बारी मिशन 2024 की क्या है तैयारी? डगमगाए गठबंधन से अखिलेश की नैया कैसे लगेगी पार? पदयात्रा से लाल ब्रिगेड के लाल करेंगे कमाल। क्या चित्रकूट में बीजेपी का मेगा प्लान रेडी है? पूर्वांचल की पिच पर होगी 24 की सियासी टक्कर। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। बीजेपी की इस तैयारी को देख विरोधियों में घबराहट होना लाजमी है। पटना से आई इन तस्वीरों को देखकर बीजेपी कैसे मिशन को आगे बढ़ाती है, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होता। चित्रकूट की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। बैठक अध्यात्म संस्कृति के नाम पर बेशक है, लेकिन निशाना 24 पर ही है। इन बैठकों के जरिए बीजेपी 2024 का महाप्लान तैयार करने में गंभीरता से जुट गई है। तमाम दिग्गज यहां कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, बता रहे हैं कैसे 2024 में अपनी दावेदारी को मजबूत किया जाए। गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। देखिए, हमारे मीडिया के साथी बड़ा मेहनत करते हैं और समय समय पर मीडिया के साथियों का वो मनोरंजन करते रहते हैं। चैलेंज नहीं है, ये दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अच्छा, राजभर जी का क्या होगा? चलो, क्या करना चाहिए, क्या राय देंगे आप? राय हमारी थोड़ी मांगेंगे, वो हमारी राय क्यों मानेंगे? अब अखिलेश यादव चूंकि राजनीति के अब ट्विटर हैंडल से मेरी एक ही राय है कि ट्विटर हैंडल एसी से बाहर निकले, जमीन पे आए, निश्चित रूप से अच्छा होगा। बीजेपी की इस तैयारी ने 2024 के लिए विरोधियों को भी मंथन के लिए मजबूर कर दिया है, और यही वजह है कि प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भी एसी से निकलकर सड़क पर उतरने का फैसला कर चुकी है। पहले साउथ के बड़े नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर से मुलाकात, फिर समाजवादी पदयात्रा की घोषणा। अखिलेश 2024 लोकसभा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, एक एक कदम फूंकते हुए रखना चाहते हैं। अखिलेश यादव की पार्टी पदयात्रा की तैयारी में जुट गई है ताकि बिखरे हुए जनाधार को मजबूत किया जाए। जान लीजिए 9 अगस्त से 27 अक्टूबर तक चलने वाले पदयात्रा से किस मुकाम को हासिल किया जाएगा। हर समय जनता के बीच रहना, विधानसभा में पार्टी को मजबूती से पेश करना, सदस्यता अभियान के जरिए पार्टी को मजबूत करना, सिर्फ मुस्लिम और यादव का नेता नहीं बनना, कानून व्यवस्था को लेकर अपनी छवि को सुधारना। एक तरफ बीजेपी की तैयारी, दूसरी तरफ अखिलेश की पदयात्रा। दोनों पार्टियां 2024 के महायज्ञ की तैयारी में लगभग 22 महीने पहले से जुट गई हैं, लेकिन वोट पर किसका रंग चढ़ेगा और कौन मुंह की खाएगा, इस पर बस कयास ही लगाया जा सकता है। प्रयागराज से मानवेंद्र के साथ टीम न्यूज स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दें, अंशु अवस्थी जी प्रवक्ता कांग्रेस, अभिषेक वाजपेयी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अशोक पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी, साथ ही साथ एनके सिंह सर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप चारों मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी जी, राजभर जी की बात मान गए क्या अखिलेश यादव? अब अगस्त में क्रांति करने के मूड में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, कई जिलों का दौरा होना है, पदयात्रा होनी है, कई कार्यक्रम रख लिया आप लोगों ने। देखिए राहुल जी, सबसे बड़ी चीज यह है कि आपने देखा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदस्यता अभियान चालू किया हुआ है और जन जन तक पहुंचने के लिए उन्होंने हर एक संभव प्रयास पहले भी किए थे और अभी भी कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि हम लोगों ने बाकायदा समाजवादी पार्टी ने जन जन तक पहुंचने के लिए और सदस्यता अभियान को तेज धार देने के लिए
9 अगस्त से बाकायदा यह अभियान गाजीपुर से चालू होगा, फिर 27 अगस्त बलिया में से चालू होगा, फिर 8 सितंबर को मऊ से, 15 सितंबर को आजमगढ़। तो ये सारी जगह चालू होती जाएंगे और आदरणीय अभिषेक यादव जी की नेतृत्व में सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। बाकी सारे विधायकगण और जो विधायक लोग हैं सब उनका सहयोग करेंगे इस चीजों पे, ताकि जनता के बीच हम सरकार के द्वारा जो बंदरबाट किया जा रहा है उसके बारे में हम उजागर कर सके, हम उसको भी बता सके कि सरकार जो प्रधानमंत्री जी आकर के काट करके बुंदेलखंड एक्सप्रेस में गए, वहां पे कैसे उन्होंने बंदरबाट को उजागर करने के लिए। अभिषेक जी, एक चीज ये बता दीजिए, ये जो पदयात्रा आप लोग करने जा रहे हैं, आप सभी नेता रहेंगे क्या? अखिलेश यादव अगवानी करेंगे कहीं, या आप ही लोग जुटे रहेंगे सड़कों से लेकर जन जन तक पहुंचने से लेकर? नहीं, बिल्कुल आदरणीय अखिलेश यादव जी भी आएंगे, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। और बाकायदा उन चीजों पे सुचारू रूप से आगे प्लान बन चुका है। वो 9 अगस्त को जैसे ही चालू होगा तो आप देखेंगे कि उन्हीं की अगुवाई में सारी चीजें आगे बढ़ेंगी, जिसका आगे अभिषेक यादव। अशोक पांडे जी, मेगा प्लान तैयार है 24 के लिए। हालांकि समाजवादी पार्टी पूर्वांचल को साधने की कोशिश में अगस्त महीने में पदयात्रा पर चुनाव, बल्कि हम लोग प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों को जनता तक कैसे पहुंचावें, हम इसमें लगे रहते हैं। सबका साथ सबका विकास कैसे हो, हम इसमें लगे रहते हैं। हेलो, आवाज आ रही है, आप बोलिए। कट गया, कैसे दिलाओ के? ठीक है, अंशु अवस्थी जी, कुछ प्लान है कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश को लेकर? आवाज आ रही है अंशु अवस्थी जी? अशोक पांडे जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरने का प्लान बना रही है, वही दूसरी ओर अखिलेश यादव तो कटाक्ष कर रहे हैं बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर। लेकिन सवाल ऐसे में है कि पूर्वांचल को साधने की जो कोशिश समाजवादी पार्टी की है, ऐसे में क्या देख रही है पूर्वांचल को लेकर समाजवादी पार्टी? क्योंकि कई सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगते रहे कि एमओआई समीकरण के तहत वो काम करती है, वो चुनाव लड़ती है। क्या इससे निपट पाएंगे अखिलेश यादव उनकी पार्टी? साथ ही साथ जो अभी तक हार का आंकड़ा रहा है समाजवादी पार्टी की झोली में, चाहे वो 14 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव हो, या फिर 2022 का विधानसभा चुनाव, ये 4 चुनाव समाजवादी पार्टी हार चुकी है। तो ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ बेहतर करने की कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी, ये भी देखना अहम होगा। दूसरी ओर बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। अंशु अवस्थी जी, आवाज आ रही है आपको? अशोक पांडे जी, सुन पा रहे हैं आप? अशोक पांडे जी को सुनाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि सवाल बेरोजगारी, महंगाई को लेकर हो रहे हैं। अंशु अवस्थी जी, बीजेपी का प्लान सेट है, समाजवादी ने भी अपना सेट कर लिया, कांग्रेस का क्या प्लान सेट है 2024 को लेकर? क्योंकि जैसे समाजवादी पार्टी प्रदेश में नहीं लौट पा रही है, वैसे केंद्र में आप लोग नहीं लौट पा रहे हैं। हमारा प्लान बिल्कुल स्पष्ट है कि हम उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के नौजवानों के बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था कि 100 करोड़ दिन में काला धन लाकर लोगों को 15-15 लाख देंगे, और महंगाई जो सबसे ज्यादा 30 सालों में है, उन मुद्दों पर जनता के बीच में जा रहे हैं। हम जनता के मुद्दों से हटने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी कोशिश कर रहे धार्मिक राजनीति करने की, लेकिन राजनीति का असली मकसद जनता के हितों पर काम करना है, जो कि भाजपा सरकार नहीं कर रही है। अगर कर रही होती तो डॉलर के मुकाबले रुपया 80 रुपए का नहीं होता, 80 रुपए का $1।
400 का गैस सिलेंडर 1095 रुपए का नहीं होता। पेट्रोल डीजल से जनता की जेबें लूटी नहीं जाती। हम उन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और जनता को भी, आपके दर्शक सुन रहे हैं, जनता को भी अपने मुद्दों पर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपने मुद्दों पर नहीं आएंगे तो भाजपा के लोग ऐसे ही बरगलाते रहेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि 400 का गैस सिलेंडर था, आज 1100 रुपए का हो गया। किसान की जो डीएपी की बोरी 350 रुपए की थी, ठीक है सर, आज वो 1500 की सब मान रहा हूं मैं, किसानों को मिल नहीं रही। अंशुवस्थी जी, सब मान रहा हूं। किसान आत्महत्या कर ठीक रहा है, है। आपके यही मुद्दे हैं इनके साथ, लेकिन जनता से संवाद कैसे करेंगे? उसके लिए तो समाजवादी पार्टी संवाद करने की कोशिश में सड़क पर उतरेगी। बीजेपी लगातार संवाद कर रही है आम जनता से, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि सवाल आगे आपसे जारी रखेंगे। एनके सिंह सर, आवाज आ रही है आपको, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल आ रही है। एनके सिंह सर, सवाल आपसे यह है कि जो 4 चुनाव का रिकॉर्ड है हार का, उसे अब दूर करना चाहते हैं क्या अखिलेश यादव? राजभर जो बातें करते रहे कि आप एसी से निकलिए, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाइए, उसी को लेकर अगस्त में पदयात्रा की शुरुआत। हालांकि बीजेपी को लेकर हमेशा कहा जाता है कि वो चुनावी मोड में तो रहती है। एक मजबूत विपक्ष हो, ये हम भी चाहते हैं, सब चाहता है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत भी होना जरूरी है। लेकिन अब जो ये पूर्वांचल की तरफ फोकस कर रहे हैं अखिलेश यादव, जिसकी शुरुआत होने जा रही है पदयात्रा को लेकर, आखिर क्या साधना चाहते हैं अखिलेश यादव इससे? देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया वो भी सही है, और जो अंशु जी ने आंकड़े दिए वो भी बिल्कुल सही है। बहुत खराब स्थिति रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इशू ये नहीं है, इन मुद्दों को लेके जब आप मासेस में जाते हैं तो आखिर वो कन्विंस क्यों नहीं होती है? आपकी क्रेडिबिलिटी शायद गड़बड़ है। आप उनको कन्विंस करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं है आपके पास, जैसे कैडर स्ट्रक्चर, और वो भी कमिटेड कैडर स्ट्रक्चर, वो आपके पास नहीं है। तो अंशु जी को ये सोचना पड़े, अखिलेश यादव को भी ये सोचना पड़ेगा कि ये सारे मुद्दे हैं इन्होंने जो गिनाए हैं। अक्षरशः मैं भी कह सकता हूं कि डीएपी को छोड़िए, लगभग सभी फर्टिलाइजर प्राइसेस बढ़े हैं। हाँ, उनका इंटरनेशनल कारण भी है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप कन्विंस नहीं कर पाते हैं, इलेक्शन हारते हैं, अभी तो हारे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप में जो कैपेसिटी आपको कन्विंस करने की है, उसके टूल्स आपके गलत हैं, और आप क्रेडिबिलिटी आपकी उस तरह की नहीं है जो पॉलिटिक्स में चाहिए। तो आपको ये जो कर रहे हैं अखिलेश, बड़ा अच्छा लगा हमें कि करेंगे, लेकिन खुद उनको एसी से बाहर निकल के एक जुझारू नेता की इमेज देनी पड़ेगी। और ये मुझे लगता है कि रीजनल पार्टीज के जितने भी नए लड़के आए हैं उनमें इसकी कमी है। वो तेजस्वी हो तो उनके में भी कमी है, और ये देखने में आ रहा है कि उनकी छवि जो एक जुझारू नेता की होनी चाहिए, शायद इसकी कमी है, इसीलिए ये क्रेडिबिलिटी नहीं बन पा रही। वरना मुद्दे जो गिनाए हैं वो बिल्कुल सही है, और मासेस को कन्विंस इस पे करना चाहिए और करने की कोशिश शायद करे। लेकिन यही है कि टूल्स कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कैडर आपका कमिटेड है, आपने कैडर स्ट्रक्चर खड़ा किया उस तरह का, ये मुझे लगता है कि इसकी कमी लगातार रहेगी। एक सवाल रह गया था जो आपसे पूछा था कि पूर्वांचल को साधने की क्या मतलब कोशिश क्या है, जिसे टारगेट करने की कोशिश में है समाजवादी पार्टी? 2022 चुनाव में ठीक ठाक सीट मिली, इस वजह से वो पश्चिम की तरफ नहीं रुख करना चाहते, वो शुरुआत ही पूर्वांचल से कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपको कभी भी कन्विंस करना है फर्स्ट स्टेज में, तो आपको पूर्वांचल जाना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। ओवरऑल पैरामीटर अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न यूपी में पर कैपिटा इनकम भी अच्छी है, किसानों की हालत भी अच्छी है। तो जो डेप्रीवेशन है, अभाव की स्थिति है, वो हमेशा पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा होती है, बुंदेलखंड में होती है। मुझे लगता है कि दूसरा इनका जो होना चाहिए प्रयास, वो बुंदेलखंड में होना चाहिए। तो पूर्वांचल और बुंदेलखंड, उसके बाद सेंट्रल यूपी, इसके बाद वेस्टर्न यूपी आया जाता है। यही पॉलिटिक्स का एक बेसिक है। एक सवाल ये भी ईस्टर्न यूपी में है, पूर्वी एक सवाल है अखिलेश यादव और केसीआर की मीटिंग होती है, सियासी मायने क्या है उत्तर प्रदेश को लेकर या साउथ को लेकर? क्या
रखा जाए 2024 को लेकर भी? बड़ा अच्छा सवाल है। दरअसल ये है कि अपोजिशन में एक यूनिटी हो ही नहीं पा रही है। हम ये मानते हैं कि केसीआर यूपी में 4 वोट नहीं दिलवा सकते, अखिलेश यादव तेलंगाना में नहीं दिलवा सकते, लेकिन फिर भी एक मैसेज जाना चाहिए कि अपोजिशन यूनाइटेड है। मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी इसमें सबसे बड़ी रोड़ा है, और कांग्रेस को अगर आप साथ नहीं लेंगे तो कोई भी आपको रीजनल फॉर्मेशन जो अगर आप सोचते हैं कि उसका कोएलिशन हो जाएगा, वो संभव नहीं है। इसके लिए कांग्रेस के 12 करोड़ वोट होते हैं गर्दिश के दिनों में भी। अभी आपने देखा 2019 में तो 12 करोड़ जिस पार्टी को मिले हो उसको करीब 2.5 करोड़ की पार्टी कैसे डिक्टेट करेगी, जो कि यूपी की सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी, और देश में भी सबसे ज्यादा वोट इसी को मिलते हैं। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि सारे लोग मिले रीजनल पावर फोर्सेस, लेकिन वो कांग्रेस को अगर ध्रुव में नहीं रखेंगे तो मुझे लगता है कोई भी अपोजिशन यूनिटी आगे चल नहीं पाएगी। अभिषेक बाजपेयी जी रथ यात्रा लेकर निकले तो 100 के ऊपर सीट विधानसभा चुनाव में आई, अब तो पदयात्रा की बात कर रहे हैं, वो भी पूर्वांचल से। देखिए राहुल जी, मैं सिंह साहब की बात का एक जवाब दूंगा कि वक्त की गर्दिशों का गम ना कर, वक्त की गर्दिशों का गम ना कर, हौसले मुश्किलों में पलते हैं। तो बड़ी साधारण सी चीज है ये तो। और हम तो वो लोग हैं जो दिलों में आग और आंखों में ख्वाब रखते हैं, जन जन के मुद्दों की और उनकी हर एक बात रखते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी आंकड़ा याद दिला दूं, जो कि सिंह साहब को भी याद होगा कि 2024 का मुद्दा, 2024 का चुनाव आने वाला है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपको एक याद होगा कि 2021 अप्रैल मई जून के जो आए थे रिजल्ट आए थे, उसमें जो गवर्नमेंट ने बाकायदा आंकड़े जो पेश किए थे, सरकार की कमाई 5,68,000 करोड़ रुपए थी और सरकार ने खर्च किए 9,47,000 करोड़ रुपए। 68,000 करोड़ रुपए ये बढ़ गए तो कैसे बढ़ गए, इसके बारे में भी जनता जवाब मांगेगी, और आदरणीय अखिलेश यादव जी भी जन जन तक पहुंच करके इस बात का भी चलिए जन जन तक तो पहुंचिए आप लोग पहले। अशोक पांडे जी सुन तो लीजिए सर, वक्त भी तो नहीं है, संदर्भ सहित व्याख्या नहीं सुनने बैठे हैं सर, बस नहीं सर, नहीं वक्त नहीं है। अशोक पांडे जी पर अशोक पांडे जी बोल नहीं पा रहे हैं, अशोक पांडे जी पर अशोक पांडे बोल नहीं पा रहे हैं, देखिए बता नहीं पा रहे हैं कि देखिए हम लोग बढ़ता जा रहा, देखिए हम लोग अपने संगठन को मजबूत लगातार करते रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी छवि ये है कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, और अखिलेश यादव जी MOI करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है कि अखिलेश जी की एक छवि बन गई है, चाहे पत्रकार हो, चाहे उनके पार्टी के नेता हो, आजम खां हो, चाहे सहयोगी दल है, उनका ही कहना कि एसी में एसी से बाहर निकलते ही नहीं, ये लोहियावादी समाजवादी पार्टी है ही नहीं, अखिलेश एसी से निकलते ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष सशक्त हो, लेकिन मुझे लगता है अखिलेश जैसे नेता रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, क्योंकि ये बाहर एसी से निकलेंगे नहीं, कार्यकर्ताओं को सड़क पर घुमाएंगे, चुनाव में कहीं प्रचार में जाएंगे नहीं, ये एसी धारी नेता है, इनकी छवि बन गई है। हम लोग सबका साथ सबका विकास और प्रदेश और केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में सफल रहे हैं, इसलिए जनता हमारे साथ है। वो तो वहां टारगेट कर रहे हैं अखिलेश यादव, पूर्वांचल को, जहां से CM और PM आते हैं। देखिए अखिलेश जी कर रहे हैं सही है, लेकिन अखिलेश जी अगर इसी तरह राजनीति करते रहे तो अभी तो धर्मेंद्र हारे हैं निरहुआ से, इस बार अखिलेश यादव हार जाएंगे। MOI करने से नहीं होगा, जात विद्वेष फैलाने से नहीं होगा, सड़क पे एसी से बाहर निकलकर जनता के बीच में जो रहेगा, जो सबका साथ सबका विकास करेगा, वही। ठीक है अंशु अवस्थी जी, कांग्रेस के लिए एक समस्या सबसे बड़ी है कैडर, उत्तर प्रदेश को लेकर, जिसे जीवित करने की कोशिश प्रियंका गांधी भी करती हैं, लेकिन हो नहीं पाया। राहुल गांधी ने भी कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। राहुल जी, हमारा कैडर और मजबूत हो रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में निश्चित तौर से हमें लोगों का वोट के मामले में समर्थन भले न मिला हो, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जाएंगे
तो सभी कहेंगे कि चाहे जनता के कोई भी मुद्दे हों, उस पर अगर कोई लड़ा तो कांग्रेस लड़ी, कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़े, प्रियंका गांधी जी लड़ी। ये बात प्रत्येक 22 करोड़ नागरिक कहते हैं, प्रत्येक प्रदेशवासी कहता है। और आप आने वाले समय में देखिएगा, अब सभी की जबान पर यह बात है कि भाजपा को अगर कोई हरा सकता है तो कांग्रेस हरा सकती है। कांग्रेस ही इस देश को आगे ले जा सकती है। समाजवादी पार्टी भी यही कहती है। कोई ब्लूप्रिंट किसी के पास नहीं कहते नहीं, हमने करके दिखाया है। हम करके दिखा चुके हैं। चाय बेचने वालों ने नवरत्न कंपनियां बेच डाली, एयर इंडिया बेच डाला, बीएसएनएल बेच डाला, नौजवानों की नौकरियों को बेच डाला। एमके सिंह सर, हालांकि अभी करीब 22 महीने हैं लोकसभा चुनाव में। जरा आप तीनों शांत रहिए। लोकसभा चुनाव में करीब 22 महीने हैं। हालांकि सियासी गुणागणित बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, मुद्दे उठते हैं गिरते हैं, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसे लेकर क्या कुछ कहा जाए। समाजवादी पार्टी अब रण में आ रही है, कांग्रेस का हश्र सब देख चुके हैं, बीजेपी पहले पायदान पर लगातार बनी हुई है। क्या कुछ करने की जरूरत विपक्षी दलों को और इनसे निपटने की जरूरत बीजेपी को, क्योंकि अगर एक बार फिर केंद्र में एनडीए की सरकार आनी है 2024 में। बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा डिटेल में ही बताना पड़ेगा। आखिर विपक्ष की तरफ क्यों जाए, जनता विपक्ष की तरफ क्यों जाए? विपक्ष की आइडियोलॉजी, आप ये बात कोई छुपी नहीं है कि वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन वो 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहते हैं और अपने जो भी अचीवमेंट्स है गवर्नमेंट के, उससे वो जनता को रूबरू कराते हैं। अपोजिशन के पास न तो कैडर स्ट्रक्चर है, न कैडर का कमिटमेंट है, न आइडियोलॉजिकल बैकअप है। जातिवाद का वो जो फेज था वो अब खत्म हो गया। रीजनल पार्टी ज्यादातर जातिवाद पे फंसी हुई है, लिहाजा अब वो हिंदुत्व का जो हैवी डोज है उसने जातिवाद को लगभग खत्म कर दिया है। लिहाजा या तो आप अपना स्थान बताएं और जनता के इतने करीब हो जाए कि उनके इश्यूज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग जो कि गवर्नेंस की एनालिसिस करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 50 इशू हम गिरा सकते हैं जिसपे जनता को मुतासिर किया जा सकता है। लेकिन आखिर वो क्रेडिबिलिटी या क्यों नहीं रही है? दो चीजें हैं, आइडियोलॉजिकली आपको अपने को री इन्वेंट करना पड़ेगा नए दौर में। मुलायम सिंह का जमाना अब नहीं रहा, लालू यादव का नहीं रहा, लिहाजा ये पॉलिटिक्स का पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है। लिहाजा अब आपको इशू बेस्ड पॉलिटिक्स और उसकी क्रेडिबिलिटी कि हाँ ये व्यक्ति हमारे इश्यूज को उठाता है, क्या ये कर पा रहे हैं? आप कैडर दो मीटिंग्स आप करें, पहले तो कैडर मजबूत करने के लिए हर जिले में जाएं और दूसरा आइडियोलॉजिकली अपने को री इन्वेंट करें कि आप हैं कहां। समाजवाद अब नहीं चल रहा है, यही तो नहीं हो पा रहा है विपक्षी दलों से। ये जो मार्केट फोर्सेस वक्त कम है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि बीजेपी हमेशा लगातार चुनावी मोड में रहती है। समाजवादी पार्टी ने एक कार्यक्रम जारी किया है, अगस्त महीने में पदयात्रा पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निकलेंगे, जन जन तक पहुंचेंगे। लेकिन सवाल यही है कि 4 चुनाव हारने के बाद अब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जाग रहे हैं, अखिलेश यादव जाग रहे हैं। इससे पहले राजभर ने भी कहा कि उन्हें इसी से निकलना चाहिए और कार्यकर्ताओं के बीच जाना चाहिए। क्या उनकी बातों को अब अखिलेश यादव ने सुन लिया या फिर बीजेपी के सामने जो पार्टी का हश्र, समाजवादी पार्टी का हश्र हो रखा है, अगर उसे मजबूत नहीं किया जाएगा तो आने वाले चुनाव में क्या होगा, ये भी अखिलेश यादव समझते हैं। यही वजह है कि देर से आ रहे हैं, लेकिन क्या दुरुस्त आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस